हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लक्ष्य टेस्ट से इसके टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 130 140 तक, जहां तक भी हो देखते हैं। हु प्रपोज द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आई होप सो सबको क्लियर होगा। फ्लूइड मोजेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन। आंसर होगा सिंगर एंड निकोलसन, राइट। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल सबको पता होता है किसने दिया होता है, सिंगर एंड निकोलसन। स्टीवन स्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, राइट। नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पॉलीसेकेराइड चेन का जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग होता है, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राइट फॉर रिड्यूसिंग, ऐसे याद रख लो, आर फॉर रिड्यूसिंग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही होता है। Starch can hold iodine molecules in its helical secondary structure, but cellulose wing non-helical cannot hold iodine. बिल्कुल सही बात है। जब हम स्टार्च के साथ आयोडीन को, स्टार्च का टेस्ट लगाते हैं ना, तो स्टार्च के साथ जब हम आयोडीन ऐड करते हैं तो ब्लू कलर मिलता है। जबकि सेल्यूलोज में हम आयोडीन का यूज जब हम करते हैं तो हमें ऐसा कोई कलर या कोई टेस्ट नहीं मिलता है। उसका कारण क्या होता है, स्टार्च में हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, उन हेलिक्स के अंदर आयोडीन क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, और इसलिए वो इसके साथ ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर ब्रांच्ड मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है वो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर रिजर्व फूड मटेरियल, स्टार्च प्लांट में और ग्लाइकोजन एनिमल में। तो लगभग सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। इनिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का भी पॉइंट है। ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है और मेलोनिक एसिड जो है, मेलोनेट जो है, उसका एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है। सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन है, राइट। 124, मैच द कॉलम। साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जाइगोटिनी में बनता है। रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल कब बनता है, जब रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि पैकेटिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाजमेटा, डायकाइनेसिस, सी का 4। फॉर्मेशन ऑफ डायाड, ये हमको देखने को मिलता है टीलोफेज। देखिए रैंडम मैच द कॉलम है। बेसल जो है ये तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, शायद ये पोर्शन है ही नहीं इसमें। ओके, तो आप तो ए बी सी डी चार ही ऑप्शन कंसिडर करें इसमें। तो ए का है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी और सी तो आंसर हो नहीं सकते। बी वाले का फर्स्ट है, दोनों में फर्स्ट दिया हुआ है। सी वाले का फोर्थ है, दोनों में दिया हुआ है, नहीं फर्स्ट में ही दिया हुआ है। और डी का थर्ड है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें ये नीचे वाला पार्ट इस मैच द कॉलम का नहीं है, वो ऑप्शन में भी आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर टिक करके आएंगे, ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन है। डिसजंक्शन रेफर्स टू, ये बहुत अच्छी टर्म है डिसजंक्शन, ठीक है। डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, एनाफेज जो फर्स्ट होती है उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिसजंक्शन। अगर ये डिसजंक्शन प्रॉपरली नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, और इसी के कारण क्या हो जाती है, ट्राइप्लॉइडी, डाउन सिंड्रोम और ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो डिसजंक्शन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट एनाफेज फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 को देखिए। यहाँ पर ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और बाकी जो आपको दिख रहा है वो सॉल्वेंट है। तो हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए, क्लियरली देखिए, यहाँ पर मैं कहूँ तो सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट जो है वो कम है, सॉल्यूट पार्टिकल कम दिखाई दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली रिलेटिवली सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है, या वाटर मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा है। यहां पर कंपैरेटिवली सॉल्यूट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो सॉल्वेंट उनके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम पूछते हैं वाटर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, वाटर पोटेंशियल तब ज्यादा होता है जहां वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है। अमाउंट ऑफ वाटर से इसका मतलब है जहां अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है और सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है।
तो उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं ज्यादा सॉल्यूट किस में है, बी वाले चैम्बर में, तो सॉल्यूट कम कहाँ है, ए वाले चैम्बर में, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूट कम है इसलिए वाटर ज्यादा है कंपैरेटिवली। अगर सॉल्यूट कम है तो भाई अमीरी अगर कहीं पर ज्यादा है मतलब गरीबी कम है, या क्लास में बॉयज ज्यादा है इसका मतलब गर्ल्स कम है, वैसे या गर्ल्स ज्यादा है तो बॉयज कम है। तो इस तरह से हम यहाँ भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा है, तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, चेंबर ए का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू चेंबर बी। दूसरा एक होता है सॉल्यूट पोटेंशियल। यार पोटेंशियल का मतलब होता है, पोटेंशियल मतलब क्वांटिटी। अब जहां सॉल्यूट ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जहां ज्यादा होगा उसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो सॉल्यूट ज्यादा कहाँ है, यहाँ पर है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल बी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। तो सॉलिड पोटेंशियल किसका ज्यादा है, सॉल्यूशन बी का, चेंबर बी का, और वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, चेंबर ए का। और वाटर कहां से कहां ट्रांसफर होगा, लो वाटर पोटेंशियल से हाई वाटर पोटेंशियल पे, ठीक है, सॉरी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पे। तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पे वाटर का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। यानी कि वाटर कहां से कहां जाएगा, ए से बी जाएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस के हिसाब से भी देख सकते हो, लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन पे, तो यहाँ कंसंट्रेशन कम है, सॉलिड कम है, तो यहाँ से पानी कहाँ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन वाले पे। तो सारे कंसेप्ट आप सीख गए। वाटर कहां से कहां जाता है, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, या ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन ऑफ चेंबर बी हैज लोअर वाटर पोटेंशियल देन चेंबर ए, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Solution of chamber A has lower solid potential than chamber B. Solution of chamber A has lower solute potential than chamber B. Solution of chamber A has lower solute potential. ये भी स्टेटमेंट सही है। Solution of chamber A has lower solute potential than chamber B. ये भी स्टेटमेंट सही है। सॉल्यूशन ऑफ चेंबर बी हैज लोअर सॉलिड पोटेंशियल देन चेंबर ए, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, और डी वाला तो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे ए और बी ऑप्शंस आर करेक्ट है। सॉल्यूशन ऑफ चेंबर ए हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल देन चेंबर बी, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर दो आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, तो दो आंसर आना चाहिए इसमें, ए और बी। या फिर इसको अगर मॉडिफाई, अगर वैसे इस क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ बोथ ए एंड बी आ जाना चाहिए थे, तो ये ज़्यादा बेटर करेक्ट ऑप्शन होता, लेकिन अभी इस केस में तो आप ए और बी ही कंसिडर करिए। सिंपल से रिलेशनशिप दी हुई है, वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होता है, सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल के। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। बाकी तो कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा है। Loss or excretion of water in the form of liquid droplet from the margin and tips of leaves is called, ठीक है। देखिए ट्रांसपिरेशन ये हो नहीं सकता क्योंकि मार्जिन्स वाली बात कही है और लिक्विड ड्रॉपलेट की बात की है। ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर्स के रूप में जाता है दोस्तों, ठीक है। ट्रांसपिरेशन जो होता है वाष्पोत्सर्जन होता है, उसमें जो जल है वो वाष्प की बूंदों के रूप में वाष्पीकृत होता है, जबकि ये ऑप्शन कहलाता है कटेशन, है ना। जो लीफ जो होती है उसकी हाइडेटोड्स जो होते हैं, और ये यहाँ पर आपको जो वाटर मॉलिक्यूल दिखाई देता है बिकॉज ऑफ ओपन स्टोमेटा हाइडेटोड्स, राइट। सो ऑप्शन विल बी गटेशन। असेंट ऑफ सैप के लिए सबसे बेस्ट थ्योरी कौन सी है, तो कोहेजन, टेंशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। भाई व्हाट इज असेंट ऑफ सैप, देखो क्या होता है, सबसे पहले तो वाटर को कौन अब्जॉर्ब करती है, रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, वाटर का रूट से एब्जॉर्प्शन। उसके बाद इस जो अब्जॉर्ब किया हुआ वाटर है इसको स्टेम में ऊपर तक, लीव्स तक पहुंचाना, इसे क्या बोला जाता है, असेंट ऑफ सैप। और ये एक नेगेटिव प्रेशर के कारण होता है, और ये नेगेटिव प्रेशर कौन जनरेट करता है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। जाइलम की जो है ना उसमें कैपिलरी जैसी मूवमेंट्स होती हैं, और जस्ट लाइक आप एक कैफे में बैठे हैं और आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्ट्रॉ डाल के, होता है ना, आप जो है कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं स्ट्रॉ डाल के,
तो ये जो स्ट्रॉ है या फ्रूट जूस है, नारियल पानी आप पी रहे हैं स्ट्रॉ डाल के, तो आप क्या करते हैं, आप उस पाइप की सारी एयर को क्या कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ क्या क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर, जिसके कारण यहाँ का फ्लूइड इसमें कैपिलरी में चढ़ता जाता है। उसी तरह ट्रांसपिरेशन में भी तो होता है, ट्रांसपिरेशन में पानी ऊपर से लॉस हो रहा है और जो वाटर कॉलम बना हुआ है नीचे वाला पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में उड़ता चला जा रहा है, तो जगह खाली होती जा रही है, उस जगह को फिल करने के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, हाँ? और इन दोनों के बीच में आपस में एक फोर्स भी बना हुआ है जिससे इनके बीच में कॉलम ब्रेक नहीं हो रहा है, दैट इज कोहेशन बोलते हैं इसे, राइट। चलिए नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स, सबको पता ही होता है, ठीक है, जहां पर मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल सॉल्यूशन का यूज करके हम लोग प्लांट ग्रो करते हैं। During nitrogen fixation, reduction of one molecule of nitrogen to two molecules of ammonia consumes how many molecules of ATP? तो ये स्टेटमेंट बड़ा क्लियर दिया हुआ है, अगर आप मिनरल न्यूट्रिशन में इक्वेशन देखेंगे तो वहां पर आपको 16 ATP मिलेंगे, लेकिन कभी कभी ध्यान रखना एग्जाम में यहाँ पर एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एनएसटर देते हैं तो फिर आंसर 8 हो जाता है, हालांकि यहाँ पे तो कंफ्यूजन वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, सीधा आप 16 ही टिक करेंगे। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एन एलिमेंट टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग लीव्स, कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले यंग लीव्स में देखने को मिलते हैं, जो इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक कैल्शियम एंड सल्फर जैसे में एलिमेंट होते हैं, ये मेनली जो है स्टोर होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो ओल्ड लीव्स में इनका स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है और ये जल्दी से रीमोबलाइज नहीं होते हैं, तो ओल्ड लीव्स में तो इनका कंसंट्रेशन अच्छा खासा होता है, लेकिन नई लीव्स में इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। उसमें खुद ने आगे लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स दैट द एलिमेंट इज रिलेटिवली इमोबाइल, तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम कौन से हो सकते हैं, तो कैल्शियम और सल्फर दो ही ऑप्शन है, अगर कैल्शियम होता तो कैल्शियम टिक करते हैं, सल्फर है तो सल्फर टिक करेंगे, राइट। और ये जो NPK है, नाइट्रोजन, पोटेशियम है ना, और मैग्नीशियम है, ठीक है, फास्फोरस है, इनके जो सिम्टम है ये पहले किस पे देखे जाते हैं, सेनेसेंट लीव्स में, ओल्डर लीव्स में देखे जाते हैं, क्योंकि एक्टिवली मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, जब जब डेफिशिएंसी होने लगती है तो ये सोचते हैं कि हमें न्यू जो प्लांट्स हैं उनमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये ओल्ड प्लांट से शिफ्ट होकर, ओल्ड लीव से शिफ्ट होकर कहाँ चले जाते हैं, न्यू लीव्स में चले जाते हैं, राइट। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, PS1 इज इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल है यार, PS1 और PS2 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं नॉन साइक्लिक में, तो ठीक है। PS2 इज इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ये गलत है, क्योंकि साइक्लिक में तो केवल और केवल कौन इन्वॉल्व होता है, PS1 इन्वॉल्व होता है। स्ट्रोमा लेमेली मेम्ब्रेन possess on PS1 only whereas ग्रेना लेमेली मेम्ब्रेन possess both, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, so 1 and 3, stroma lamelli membrane possess PS1 only, where grana lamelli PS1 is involved in non-cyclic phosphorylation, PS2 1, 2 and 3, whereas grana lamelli membranes possess both PS1 and PS2, ये स्टेटमेंट तो सही है, तो इस हिसाब से तो 1 और 3 सही होना चाहिए थे, तो PS1 is involved in non-cyclic photophosphorylation, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट होता है। PS2 इज इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये तो स्टेटमेंट गलत है। स्ट्रोमा लेमेली मेम्ब्रेन्स possess PS1 ओनली, और ग्रेना लेमेली में possess बोथ PS1 एंड PS2, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो 1 और 3 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आंसर होना चाहिए 1 भी जा सकता है और C भी जा सकता है, A एंड C दो आंसर यहाँ पर करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। क्रेंज एनाटॉमी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, देखो C4 प्लांट्स के अंदर क्रेंज एनाटॉमी देखने को मिलती है। C4 प्लांट कौन से होते हैं, मेज, शुगर केन, सोरघम, सोरघम बाजरा जिसको बोलते हैं, तो मेज, सोरघम, शुगर केन तो दिया हुआ ऑप्शन में, तो D सनफ्लावर, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट, देखिए C3 प्लांट में केवल और केवल क्या होता है, केल्विन साइकिल ही होता है, ठीक है, और यहाँ पर रुबिस्को ही होता है, RUBP कार्बोक्सिलेज, यहाँ पर पेप कार्बोक्सिलेज की जरूरत नहीं होती है, तो आंसर आएगा B ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल, कहाँ लोकेटेड होता है, तो इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी पे लोकेटेड होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन इज, तो सिंपल सा एटीपी और वाटर। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो एटीपी बनाने की प्रोसेस होती है, उसके अंदर लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एटीपी और वाटर ही मिलता है। ग्रोथ इन प्लांट्स, मैंने आपको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं कि प्लांट के अंदर दो टाइप की ग्रोथ होती है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। इसका जो रूट है और इसका जो स्टेम है, इसकी रूट्स जो है जिंदगी भर ग्रो करती रहेंगी, ठीक है। जब जब प्लांट जब तक लिविंग है तब तक ये ग्रोथ होती रहेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब तक वो लिविंग है उसका स्टेम भी क्या करता रहेगा, ग्रोथ करता ही रहेगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो इसके लीव्स हैं उनका साइज फिक्स है, इनका जो फ्लावर है उसका साइज जो है वो फिक्स है, इसका जो फ्रूट है उसका साइज जो है वो फिक्स है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो लगातार ग्रो करेंगी, अब जितने ग्रो करेगी हमें पता नहीं है कितना ग्रो करेंगी, तो इसलिए उसकी लेंथ क्या होती है, इनडिटर्मिनेट, कि हमको पता ही नहीं है कि इसकी रूट कहाँ जाएगी, स्टेम कहाँ जाएगा, हम निर्धारित नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट है। लेकिन पीपल का पत्ता जितना साइज में होगा उतना ही होगा, ठीक है। पीपल पे आम का एक फिक्स साइज होगा, उतना बड़ा ही आम हो सकता है, उससे बड़ा तो आम नहीं हो सकता। आपका रोज होता है, गुलाब का फ्लावर है, उसका साइज जितना होना है उतना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसको प्लांट पे बहुत दिनों तक रहने दिया तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इनकी जो ग्रोथ होती है ये एक फिक्स्ड होती है, डिटर्मिनेट होती है। आप इसको बता सकते हैं कि इसका ग्रोथ इतना होता है। और जो रूट और स्टेम है उनकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। तो कुछ प्लांट की पार्ट्स की जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट होती है, और इसको डिटर्मिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड टाइप ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, और इनडिटर्मिनेट को ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Which the following is both is growth promoter and growth inhibitor? तो आंसर इज डी, इथिलीन। इथिलीन को आप ग्रोथ प्रमोटर भी कह सकते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर भी कह सकते हैं, इसके दोनों टाइप के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक हार्मोन है एक्स जो फॉलोइंग फंक्शन शो करता है, इंड्यूसेस सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी बढ़ाता है, मतलब इनहिबिटर टाइप का हार्मोन है। सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, प्रिपेयर्स प्लांट टू कोप विद स्ट्रेस, ओ स्ट्रेस हार्मोन, कुछ हिंट मिल रहा है हमें। स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ओ स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके दैट्स ऑल, इजी क्वेश्चन है। थैंक यू।